भिलाई नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। इसकी तस्वीर आज देखने को भी मिली। चुनावी कार्यालय के सामने उद्घाटन के समय असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। नेताओं को अपशब्द कहते हुए टिकट बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पटक कर कुर्सियां भी तोड़ी। दरअसल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने दुर्ग के चुनाव प्रभारी सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और विधायक विद्या रतन भसीन पहुंचे थे, जिनके सामने कार्यकर्ताओं का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। जोरदार हंगामा किया गया। बीजेपी की मेंबर भी नहीं है, वैसे लोग को दे दिया। वो उसको प्रोजेक्ट करने वाला कौन है? जो तारिक खान करके ये है, जो प्रेम प्रकाश पांडे का खास है। वो पिछले बार जो है निर्दलीय खड़े होके बीजेपी का वोट काट के बीजेपी को हराया था, उसी के कैंडिडेट को दिया जा रहा है। हाँ, हम लोग के साथ समस्या करें। मैं 31 साल पुरानी कैंडिडेट हूँ, है ना। मैं माननीय मोदी जी को नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं इन लोग के साथ लड़ाई कर रही हूँ। हितेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेश, पूरा मामला समझाइए, आखिर क्या ये पूरा मामला है जिस वजह से इस तरीके से तोड़फोड़ की गई कार्यालय के अंदर और इतना ज्यादा बवाल हुआ? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी का अनुशासन उस समय तार-तार हो गया जब जो भिलाई नगर निगम के निकाय चुनाव के 70 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई। कल प्रत्याशियों का नाम लेने का अंतिम दिन है। नामांकन जो कल भराया जा चुका है, नाम लेने का भी जो कल अंतिम दिन है। लेकिन इसी बीच आज भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद थे, वैशाली नगर के विधायक जो विद्या रतन भसीन मौजूद थे और चुनाव प्रभारी संतोष पांडे जो राजनांदगांव के लोकसभा से सांसद है। लेकिन उनके सामने ही कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। उसके साथ साथ नेताओं को गालियां भी दी, अपशब्द भी कहे। तो वहीं कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके सामने ही कुर्सियां भी तोड़ी और फेंकी भी। उनका स्पष्ट रूप से आरोप था कि टिकट जो है वो ऐसे कार्यकर्ताओं को दी गई है जो कि पैराशूट प्रत्याशी है, जो ना उस वार्ड में रहते हैं और ना उन्होंने कभी बीजेपी के लिए काम किया है। जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर से आरोप लगाया है कि जो टिकट है वो खरीदी बिक्री, खरीद फरोख्त टिकट लेने और देने में की गई है। चूंकि सीएम भूपेश बघेल का जिला है दुर्ग और लगातार जो पिछले एक दशक से भिलाई नगर निगम जो कि छत्तीसगढ़ में टॉप 3 नगर निगम में गिना जाता है, 70 वार्ड है, वहां पर कांग्रेस की तहरीर सरकार है। कांग्रेस की सरकार को मात देने के लिए बीजेपी ने इस बार बेहतर सामंजस्य बचाकर जो टिकट वितरण करने की जो कोशिश की थी, लेकिन असंतुष्ट है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और जमकर जो बवाल हो रहा है। और वो हितेश, बीजेपी अक्सर इस बात का जिक्र करती है कि हमारे कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय है, हम जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं और पार्टी के पूरे कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं, उसमें संतुष्टि जाहिर करते हैं। लेकिन नगर निगम चुनाव को कुछ ही दिन बाकी हैं, उससे पहले जो ये मामला सामने आया है, क्या लग रहा है कि इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। उसके साथ साथ नेता जो गुटबाजी जो कई गुटों में यहाँ पर बीजेपी बटी हुई है, उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि गुट विशेष को लोगों को तवज्जो दी गई है। ये जो साधारण जो जमीनी स्तर के ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ता है, उनका सीधे तौर पे आरोप था कि जिन्हें टिकट मिलने चाहिए उन्हें टिकट नहीं दी गई है। पैराशूट प्रत्याशियों को ला लाकर टिकट जो दी गई है, जो जिसका पसंदीदा था उसे टिकट दे दी गई। जो वास्तविक रूप से जो टिकट का जो हकदार था उसे टिकट नहीं दी गई। ऐसा ही एक वाकया 2 दिन पहले भी जो सामने आया था कि कुर्सी पार के ही वार्ड नंबर 44 के एक बीजेपी कार्यकर्ता थे जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सहित जो कई पदों पर रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली तो उन्हें कांग्रेस ने बुलाकर टिकट दे दिया। ये एक बड़ा दांव कांग्रेस और बीजेपी के आपस में भी खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी और जो ग्रास रूट वर्कर्स है उनकी अनदेखी बीजेपी को इस निकाय चुनाव में भारी पड़ सकती है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हितेश आपका अपडेट्स के लिए। गरियाबंद की राजिम कृषि उपज मंडी में धान बेचने आए किसानों ने एकजुट होकर उपज बेचने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि व्यापारियों ने 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोली शुरू की। इस दाम पर धान बेचने से उन्हें काफी नुकसान होगा, इसलिए एकमत होकर अपना धान बेचने से उन्होंने मना कर दिया।
किसानों के मुताबिक शुक्रवार को 1570 रुपए और शनिवार को 1370 रुपए क्विंटल तक की बोली लगी थी। व्यापारी मंडी टैक्स में 5% तक की बढ़ोतरी की बात कहकर कई दिनों से 200 से 250 रुपए कम पर बोली लगी है और किसानों ने आरोप यह भी लगाया कि बोली के लिए आधार मूल्य निर्धारित न होने से उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। सरकार को कृषि उपज मंडी के नियमों का पालन करवाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार 1 दिसंबर से मार्क फीड के जरिए मोटा धान 1940 और पतला धान 1960 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, लेकिन कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से काफी कम पर व्यापारी धान खरीद रहे हैं। इससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कल तक जो बोली हो रही थी वो 1550 से 1600 तक की जो बोली हो रही थी, लेकिन अचानक से आज बोली कम कर दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने 5% टैक्स बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है, इसलिए हम कम में खरीद रहे हैं। लेकिन किसान, व्यापारी और सरकार की जो नीतियों का जो खामियाजा किसान क्यों भुगते हैं, उनको सरकार को जवाब देना चाहिए। बोली में धान की खरीदी की बोली 1000 से शुरू करके 1300 साढ़े 1300 तक अंतिम कर दिए थे। अगले चलत रही थे कि 1550 60 70 80 तक, तो अति कम काबर हुई। ऐसे टाइप के किसान मन है इला रोक लगा के सब किसान मिल के इसको बोली बंद करा। बलौदा बाजार की भाटापारा कृषि उपज मंडी का भी हाल ऐसा ही है। किसानों ने मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को सुविधा देने, उपज की अच्छी और संतोषजनक कीमत मिलने के लिए मंडियां बनाई गई हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ दीवारों पर ही लिखी हैं। कर्मचारियों और व्यापारियों की मिली भगत से किसानों को लूटा जा रहा है। शिकायत करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों के मुताबिक व्यापारी धान औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं, इसके उन्हें काफी नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भाटापारा कृषि मंडी में कौन से किस्म के धान का कितना दाम दरअसल मिल रहा है। तो आपको बता दें कि महामाया धान 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर खुला, लेकिन 1365 के ऊपर उसकी बोली नहीं पहुंची है। वहीं सफारी धान की बोली 1050 रुपए पर खुली, जो 1130 रुपए प्रति क्विंटल से आगे नहीं बढ़ी। इस तरह से सरना नया धान प्रति क्विंटल 1080 रुपए पर शुरू हुआ और 10 रुपए कम में 1170 रुपए में बोली खत्म हुई। औसत बोली 1125 रुपए रही और HMT धान की बोली 1700 रुपए में शुरू हुई, 1940 तक पहुंची। विष्णुभोग धान के लिए 2350 रुपए से लेकर 2828 तक की बोली लगी है। जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, सबको मंडी समिति में जितने भी उनके कोचिए हैं, बिचौलिए हैं, उनकी सूची बना करके रखने को कहा है और हर 3 दिन में उनसे स्टॉक वेरिफिकेशन करने को कहा गया है कि उन्होंने कितना खरीदा, कितना अपने पास रखा है, उसकी डेली जानकारी लेने के लिए कहा गया है। हमने ज़िले में जितने हमारे जिला अधिकारी हैं उन सभी की ड्यूटी जो है खरीदी केंद्रवार लगाई है और उनको इन सब चीज़ों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब व्यवस्थाओं से जो है कि कोची और बिचौलियों का धान नहीं बिक पाएगा और यदि कोई प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में किसान नेता ने कहा कि बड़ी समस्या है और व्यापारी समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रहे हैं, इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं बीजेपी ने मामले में सरकार पर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रही, जिसका फायदा व्यापारियों को हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया है। सुनिए। केवल 14 कुंटल 80 किलो ही वो खरीदी करता है प्रति एकड़। हमारा औसत उत्पादन 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ है। तो इस तरह से बाकी जो करीब 15 कुंटल जो उपज है उसको हम बेचने के लिए कृषि उपज मंडियों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास की कीमत भी हमको नहीं मिल पाता है, जिसके खिलाफ लगातार किसानों के अंदर जो शोषण जो हो रहा है वो उसके विरोध में आक्रोश नज़र आता है। 40 लाख किसानों में से 23 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं जो सपोर्ट प्राइस पर धान बेचते हैं। बाकी 23 लाख किसान जो धान बेचते हैं वो बाहर बेचते हैं और मंडी टैक्स के बढ़ने के कारण इनडायरेक्ट रूप में उसका भार जो आएगा वो किसानों पर आएगा। किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये किसान ये जो सरकार है ये किसानों के लूटने का काम कर रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है।
केंद्र के खजाने को लूटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को बयानबाजी करने के पहले केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। जिस चीज़ के लिए देश का किसान आज आंदोलित है कि समर्थन मूल्य की गारंटी केंद्र के द्वारा कानून बना के दिया जाए। केंद्र कानून बना नहीं रही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, लेकिन उस न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देना किसका काम है? जिसने सपोर्ट प्राइस घोषित किया सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी गारंटी वो दे नहीं रही है। तो ये जो आंदोलन हुआ है यार, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया एक प्रोपोगंडा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों के खाते में 2 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये राशि पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गोठानों को दी गई है, जिसमें गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के 2 करोड़ 44 लाख रुपए और गौठान समितियों और महिला समूहों को 48 लाख का लाभांश मिला है। बस्तर की 2 बेटियां इन दिनों खूब चर्चा में हैं। 12वीं पास और 7वीं में पढ़ाई कर रही बेटियों को खेत में हल जोतते देखकर हर कोई कह रहा है कि वाकई ये बेटों से कम नहीं। दरअसल कोंडागांव जिले के उमरगांव में रहने वाली दोनों बेटियां इन दिनों मक्के की बुआई में पिता की मदद कर रही हैं। पर खेती में बुआई के लिए ट्रैक्टर या हल बैल नहीं, बल्कि दोनों बेटियां ही अपने मजबूत कंधों पर जुताई कर रही हैं। पिता अमल साई ने बताया कि मक्के के लिए सीधी कतार से क्यारियां तैयार करनी पड़ती हैं, इसलिए खुद ही बुआई कर रहे हैं। और पिता ने यह भी कहा कि बेटियों ने ही हौसला दिया तभी खेती कर पा रहा हूं, अगर बेटियां साथ नहीं देती तो खेती नहीं कर पाता। उधर जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों बेटियों को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री ने किसान पिता को खेती के लिए 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। मक्का हाँ। तो ये खुद ही हल जोत रहे हो आप लोग? हाँ। क्यों ऐसा पेड़ का है तो नहीं होता ना, बैला में इधर उधर जाता। अच्छा, जानवर में भी। और ट्रैक्टर में फिर खुद जोत रहे हैं। खुद ही जोत रहे हो? हाँ। तो हाथ से करना पड़ता है इसको? ये खींच रहे हैं, इन लोग कौन है? इन लोग हम घरे का है। सब घर के हो? हाँ। इससे अच्छा होता है? हाँ। हल चला रहे हो? अच्छा, क्या के लिए? बड़े भाई मक्का लगाने के लिए। मक्का लगाने के लिए तो हाथ से खींचना पड़ता है इसको? हाँ। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? 12वीं। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में की हो? आर्ट्स में। आगे की पढ़ाई आप कर रहे हो कि नहीं? नहीं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी पेसा कानून का फायदा मिलने लगेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके बालोद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने राजनांदगांव पहुंची थी। इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू है, पर इसका सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा था। अब राज्य सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। विधानसभा में नियम पास हो जाने के बाद राज्य के तमाम आदिवासियों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा। राजनांदगांव के रेस्ट हाउस पर राज्यपाल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी इसकी चर्चा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची राज्यपाल, और इस दौरान आदिवासियों को भी पेसा कानून का लाभ मिलेगा। उइके ने इस बात का जिक्र किया। उनका प्रावधान है उसमें कानून में, पेशा कानून का, तो वो उससे काफी कुछ उनको संरक्षण भी और सुरक्षा भी, और उनको काफी कुछ उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से भी जो उसमें। पेंड्रा से बड़ी जानकारी। 6 दिसंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन का यह फैसला। हायर सेकेंडरी तक के जो स्कूल हैं वो 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। स्कूलों में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के भी निर्देश दिए हैं। तो 50% क्षमता के साथ 6 दिसंबर से पेंड्रा में स्कूल खुलेंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो 50% तक रखी हुई है। हायर सेकेंडरी तक के विद्यार्थी 50% क्षमता के साथ स्कूलों में आएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना के 44 नए केस आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 7, धमतरी में 6 और दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा, गोरेला में 4 नए केस मिले हैं। 39 नए मरीज रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल 326 एक्टिव केसेस हैं।
छत्तीसगढ़ में विदेश से लौटे यात्रियों की नई सूची मिल गई है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को 211 यात्रियों की नई लिस्ट सौंपी गई है। इसी के साथ अब तक विदेश से लौटे 450 यात्रियों की जानकारी दी जा चुकी है। इससे पहले प्रदेश को सौंपी गई 239 यात्रियों की लिस्ट में 2 पॉजिटिव केस मिले थे। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रायपुर के कई सरकारी संस्थान भी नगर निगम के बकायेदार हैं। सुनने में यह थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। दरअसल नगर निगम ने 110 बड़े बकायेदारों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें जल कर और संपत्ति कर चुकाना है। इस लिस्ट में कई सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण को 93 करोड़ रुपए का संपत्ति कर चुकाना है, जबकि गृह निर्माण मंडल को 30 करोड़ 47 लाख रुपए का टैक्स देना है। जिला अस्पताल को साल 2016-17 से साल 2021-22 के बीच का 51 लाख रुपए का टैक्स देना है। इसके अलावा गुढ़ियारी स्थित प्रयास हॉस्टल को बीते 10 साल के टैक्स के रूप में 64,46,929 रुपए चुकाने हैं। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि आखिर किस महकमे ने कितना बकाया देना है। जोन 2 में 26 बड़े बकायेदार हैं। इसके अलावा 96,14,217 रुपए इन पर बकाया हैं, जो कि निगम के निशाने पर हैं। जोन 3 में 11 बड़े बकायेदार हैं, जिनमें 14,86,083 रुपए बकाया हैं। जोन 4 में 4 बड़े बकायेदार हैं, इन्हें भी कई लाखों का टैक्स चुकाना है, जिनमें 7,28,252 रुपए बकाया हैं। तो कई बड़े ऐसे बकायेदार हैं जिन्हें कई लाखों में टैक्स का भुगतान करना है। जोन 5 में 6 बड़े बकायेदार हैं, 35,77,732 रुपए इन पर बकाया है। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर विवाद में रहे कवर्धा जिले के एसपी मोहित गर्ग समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस तबादले के बाद बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ट्रांसफर लिस्ट आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर कर देती है। कवर्धा में बहुसंख्यकों को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और एसपी को हटा दिया गया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि एसपी का ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी ने 15 साल कमीशनखोरी वाली सरकार चलाई, इसलिए उनको हर निर्णय में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले 3 वर्षों में यदि कोई काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है तो केवल स्थानांतरण का कर रही है, ट्रांसफर का कर रही है, पोस्टिंग का कर रही है। अर्थात स्थानांतरण, ट्रांसफर, पोस्टिंग उद्योग बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। ट्रांसफर करके उस आक्रोश को दबाने का, जनता के आक्रोश को दबाने का प्रयास करती है। जो सरकारी पैसों को दुरुपयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में घटना होती तो 50 लाख देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को 1 लाख। वर्तमान में भी कुछ पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं, उसको उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी वाला सरकार चलाया है। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से हाथ जोड़ के मिन्नतें करनी पड़ी थी। सरकार के हर निर्णय में भ्रष्टाचार देखेंगे, क्योंकि उनकी फितरत है। बिना भ्रष्टाचार के उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं था। तो जो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें भी उनको भ्रष्टाचार दिख रहा है। सरगुजा में 1.5 साल पहले हुई एक महिला के अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका सुषमा पैकरा शादीशुदा थी, जिसके अवैध संबंध अमित सिंह के साथ थे। मृतका की शादी करने की जिद के चलते अमित ने 1.5 साल पहले उसकी हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सबूत न मिलने पर पुलिस ने उस समय केस को बंद कर दिया था, जिसके बाद सरगुजा पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कंबाले ने एक बार फिर से फाइल को खोलकर जांच शुरू की, जिसमें महिला का मोबाइल ट्रेस करके आरोपी तक पहुंचाया गया। ने ये बताया कि उसका जो मोटिव था वो 1 लाख रुपए उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये राजमिस्त्री का काम करता था, उसका कॉन्ट्रैक्टर अमित सिंह था। उसने जो है उसको 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। 1 लाख रुपए देने, अगर हत्या करने में वो कामयाब रहता तो 1 लाख रुपए उसको देने का वादा किया था। उसी के तहत उसने जो है उसकी हत्या की थी। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को लेकर एक तरफ जहां शासन प्रशासन अलर्ट है, तो दूसरी तरफ जांजगीर चांपा से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। जिले के एक निजी स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के नाम पर सैकड़ों छात्रों को इकट्ठा किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की सारी हदें तोड़ दी गई। और तो और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए छात्रों को पिकअप वैन और ट्रैक्टर में लाया गया।
विजेता छात्रों के लिए नकद इनाम और अवार्ड की घोषणा की गई थी, इसलिए काफी संख्या में छात्र भी जुटे, पर ना तो आयोजकों ने कोरोना नियमों की परवाह की और ना ही छात्रों से पालन करवाया गया। हैरानी की बात यह है कि क्षेत्र में सैकड़ों छात्रों की जिंदगी को ताक पर रखकर इतना बड़ा आयोजन कर लिया गया, पर अलर्ट मोड पर रहने के बावजूद प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।